वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKM क्लासेस। आज हम जिस क्वालिफ़िकेशन पैक के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस, वो है ट्रेनर्स का क्वालिफ़िकेशन पैक। किसी भी ट्रेनर को सर्टिफाइड होने के लिए इस क्वालिफ़िकेशन पैक जो ट्रेनर से रिलेटेड है, इसके नोसिस के ऊपर असेस किया जाता है। सो ये जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड हम ट्रेनर्स के बीच में करने जा रहे हैं, वो है प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये पूरा नोस जो है क्वालिफ़िकेशन पैक ट्रेनर के अंदर फर्स्ट नोस है, जिसका कोड है MPE/N2601। तो आज हम इस नोस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पूरा नोस जो है डिवाइडेड है 3 एलिमेंट्स के अंदर। सो वो 3 एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम जो आज नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को वेल वे से फैसिलिटेट करने के लिए प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं एज ए ट्रेनर। तो इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटरप्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि फ़र्स्ट एलिमेंट है इंटरप्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। एलिमेंट 2 है मॉडिफाइड सेशन प्लान एंड रिसोर्स फॉर डिलीवरी। एलिमेंट 3 है ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इन्वायरमेंट। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट 1 के बारे में ही मेनली डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंटरप्रेट लर्निंग इन्वायरमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जिसके ऊपर एक ट्रेनर को स्किल्ड होना चाहिए वो हैं, PC1 है assess, read and interpret the training documentation to determine delivery requirement for authorized sources. Training documentation includes trainer's guide, occupational standard to be achieved, curriculum, training schedule. PC2 है provide recommendation for selection of candidate for training as per the learning objective of the program. PC3 है obtain details of the learner from authorized sources. PC4 है use available information and documentation to identify group and individual learner needs and relevant learner characteristics. PC5 है identify training environment requirement like venue, tools, equipment, material, space, layout, seating arrangement, HVAC, stationery, etc. PC6 है identify constraint impacting training delivery and relevant risk. सो इस तरह से टोटल फर्स्ट एलिमेंट के अंदर टोटल 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से, दैट इज़ असेस, रीड एंड इंटरप्रेट द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डिटरमाइन डिलीवरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑथराइज सोर्स। ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनर्स गाइड, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड, करिकुलम, ट्रेनिंग शेड्यूल। सो इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जब भी एक ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग के लिए रेडी होता है तो उसको ये पता होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए फॉर ट्रेनिंग। तो उस स्किल्स के लिए सबसे पहले किस चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए, इस पर PC के अकॉर्डिंग ट्रेनर शुड बी एबल टू डिफाइन और जज द ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। सो जो ट्रेनर है उसको पता होना चाहिए, वो इजीली असेस कर सके, उसको रीड कर सके, उसको समझ सके कि क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसने यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन दे दी जाती है या कोई करिकुलम सेट कर दिया जाता है, तो उसको पढ़ने के बाद ये पता लग जाए कि उसको एक्चुअल में ट्रेनीज़ को जिनको स्किल इम्पार्ट करनी है, स्किल्स देनी है, नॉलेज देनी है, उसको क्या समझाना है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। जैसे कि हम पता है कि ट्रेनर फॉर पर्टिकुलर एरियाज़ में पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का ही पर्सन होता है, तो वो इजीली जज कर लेता है कि एक ट्रेनीज़ को उसको किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। सो ट्रेनर शुड बी एबल टू डिफाइन और जज द ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। सो ट्रेनिंग में जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा उसके बारे में उसको पता होना चाहिए।
सेकेंडली ये बोलता है ट्रेनर शुड बी एबल टू रीड एंड डिकोड द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अप्रूव्ड और ऑथराइज सोर्स ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशंस। सो जैसे कि हमें पता है कि ट्रेनर्स जो हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर सके, समझ सके और ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सके जो कि अप्रूव्ड और ऑथराइज सोर्स से जो ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशंस दिए गए हैं। अब ये ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो है क्या हैं, ऐसी कौन से ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं दिए जाते हैं एक ट्रेनर को पढ़ाने के लिए। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वालिफ़िकेशन पैक की। हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर लिखा है ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हर एक जॉब रोल को करने के लिए अलग तरह की एक्टिविटीज़ और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक क्लार्क को जैसे कंप्यूटर में मेल्स कैसे सेंड करनी है, कैसे डाटा को मेंटेन करना है स्कूल या कॉलेजेस के या ऑफिस के, वो पता होना चाहिए। इस तरह से एक ट्रेनर को जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जाना है उसका एक क्वालिफ़िकेशन पैक होता है। ये हर जॉब रोल के लिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया वीडियो में, कि हर जॉब रोल के लिए ये अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस पैक होते हैं। उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया एट्सेट्रा और क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्या नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो लिखे होते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता कि ट्रेनर्स में भी सेम वे से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि नोसिस है, नोसिस के अंदर हमने एलिमेंट किए, देन उसके अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को हम स्टडी कर रहे हैं। सो ये जो क्वालिफ़िकेशन पैक की कॉपी है ये डाउनलोडेड या सॉफ्ट कॉपी और एक या हार्ड कॉपी की फॉर्म में एसएससी की सेक्टर स्किल काउंसिल्स की वेबसाइट या एनएसटीसी की वेबसाइट से डाउनलोडेड होनी चाहिए, सो दैट कि एक ट्रेनर को ये क्लैरिफाई हो कि कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में, किस तरह के नोट्स में, है ना, कौन कौन सी चीज़ें एक ट्रेनीज़ को पता होना चाहिए पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। देन सेकंड इज़ मॉडल करिकुलम। हर एसएससी में हर जॉब रोल के लिए, कुछ एक के लिए नहीं छोड़कर सभी के लिए मॉडल करिकुलम भी बना हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर कवर अप करने हैं, है ना। डाउनलोडेड फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में एसएससी की रिस्पेक्टिव एसएससी की वेबसाइट और एनएसडीसी की वेबसाइट से डाउनलोड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वालिफ़िकेशन पैक फॉर रिटेल सेल्स एसोसिएट लेवल 4 है, तो ये रास्की की साइट पे, रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट से डाउनलोडेड उसके पास होनी चाहिए और उसको समझ में होनी चाहिए कि क्या चीज़ उसमें लिखी गई है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ट्रेनर को ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे कि क्या चीज़ उसमें लिखी गई है और हमें ट्रेनीज़ को किस लेवल तक पहुंचाना है। देन बात करते हैं हम पार्टिसिपेंट हैंडबुक की। पार्टिसिपेंट हैंडबुक नाम से इंडिकेट कर रहा है, तो हु इज़ द पार्टिसिपेंट, जो ट्रेनीज़ हैं जिनको हमें ट्रेनिंग देनी है वो पार्टिसिपेंट है। तो उनको अथराइज और अप्रूव्ड और वेल डिज़ाइंड मॉडल करिकुलम के अंडर एक बुक दी जाएगी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो वो उनको प्रोवाइड करनी है। और एक ट्रेनर को पता होना चाहिए कि उस बुक में एज़ पर नोसिस, एज़ पर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ही वो मॉड्यूल्स रेडी हुए हैं, मॉड्यूल्स बने हैं, सो दैट कि ट्रेनीज़ जब घर जाता है तो उसको रिवाइज़ करे तो उसको समझ आ जाए कि आज उसने क्या सीखा है। सेकेंडली जो भी मॉडल करिकुलम में है या ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्वालिफ़िकेशन पैक के अंदर जो दिए गए होते हैं, इनको मैच करवाना है एक ट्रेनीज़ को ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसके लेवल तक पहुंचाना है एक ट्रेनिंग को, है ना। क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए गए हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो भी अप्रूव्ड एजेंसीज़ हैं, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे ये ट्रेनर के पास ये मटेरियल होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, और उनकी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ उसमें लिखी गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेनर्स गाइड। अब जो पार्टिसिपेंट हैंडबुक है तो उसके साथ एक ट्रेनर्स गाइड्स भी अवेलेबल होती हैं जो भी मॉडल करिकुलम के अकॉर्डिंग बनी होती है। बट फ़र्क सिर्फ इतना हो कि पार्टिसिपेंट हैंडबुक में डिटेल्स में डिस्क्राइब किया होता है टॉपिक्स को, ट्रेनर्स गाइड में ये बताया गया होता है कि कौन से नॉस या कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रेनिंग के टाइम पे करवानी है। सो वो जनरली ट्रेनर्स के रेफरेंस के लिए होती है कि कितने टाइम में करवानी है, किस तरह से करवानी है। इसके अलावा ट्रेनिंग स्केड्यूल, है ना, ट्रेनिंग स्केड्यूल
को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी ट्रेनिंग कितनी देर तक चलेगी, पर डे कितने आवर्स तक में कंप्लीट होगी, और कितने दिन टोटल आवर्स की, कितने आवर्स की ट्रेनिंग है ये टोटल। सो ये चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग शेड्यूल होनी चाहिए कि किस टाइम पे शुरू होनी है ट्रेनिंग, कितने घंटे की पर डे होगी, और पर डे के हिसाब से कितने दिनों में ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तो इस और कौन से डे में कौन सा टॉपिक या कौन सा नॉस के अंडर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं या एलिमेंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन इससे इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, चाहे स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं, जो आपके ट्रेनिंग्स हैं उनसे, लाइक सेशन प्लान मतलब कौन से टॉपिक किस दिन को कितनी देर में करवाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी इक्विपमेंट या टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, या कोई भी मीडिया कंटेंट अगर अवेलेबल है तो उसको कितना टाइम लगेगा, कोई भी फॉर्मेट है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जो डिटेल्स ट्रेनिंग से, या क्वेश्चन बैंक, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बैंक हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं आपके पास, मल्टीपल चॉइस आंसर हैं, सैम्पल में दिए गए हैं, तो वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और वो चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए। सो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन बने हुए हो सकते हैं। सो ये जो हैं एक ट्रेनर को बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना, उसको समझ में आना, उसको पढ़ने आनी चाहिए। नाउ हम बात करते हैं PC2 की। PC2 में है प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द ट्रेनिंग एज पर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम्स। सो बात कर रहे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर द ब्रीफ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू लर्न बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। एक जब ट्रेनिंग का एंड हो जाएगा तो जो ट्रेनीज़ हैं है ना, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं एज़ पर द लेसन वो क्या हैं, है ना, और इस ट्रेनिंग को करवाने के बाद जो ट्रेनीज़ हैं वो कितने लेवल तक स्किल्ड हो जाएंगी, अप टू कितने 100% हो जाएंगे, 50%, कुछ भी मापक हो सकती हैं। सो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक ब्रीफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक ट्रेनर्स को फुलफ़िल करनी होती है आफ्टर ट्रेनिंग। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने होते हैं कि हाँ ट्रेनीज़ जो हैं इस ट्रेनिंग को करने के बाद इस लेवल तक स्किल्ड हो जाएंगे इस मॉड्यूल को पढ़ के। देन हम बात करते हैं एवरी जॉब रोल हैज़ सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नीडेड टू फॉर दैट जॉब टू बी कंप्लीटेड। और जैसे कि हमने यहाँ क्वालिफ़िकेशन पैक और स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हर जॉब रोल के अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम जॉब रोल टू जॉब। जैसे जॉब रोल है, क्वालिफ़िकेशन पैक है रिटेल सेल्स एसोसिएट का, तो रिटेल सेल्स एसोसिएट के जॉब रोल में जो रिक्वायरमेंट हैं वो डिफरेंट हैं टोटली एक क्लर्क के जॉब रोल से या टीम लीडर के जॉब रोल से, ना टोटली डिफरेंट है। तो हर किसी की जॉब रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं जॉब रोल की। तो एक ट्रेनर जो हैं विल बी एबल टू रिकमेंड कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट इस जॉब रोल के लिए सही है या नहीं है एज़ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। सो ट्रेनर जो है वही कैंडिडेट को रिकमेंड कर सकता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में देखते हुए जो कि उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल होगा। सो एक ट्रेनर को ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्राइटेरियाज जो हैं चेक करे कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो जॉब रोल के लिए है वो सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ जॉब रोल ऑफ सेल्स एसोसिएट, जिसके लिए मेल और वीमेन दोनों ही सूटेबल्स हैं। वेयर आर दे आर सर्टन जॉब रोल्स जिसके लिए फ़ीमेल ही सूटेबल्स होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कि एक ट्रेनर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। और ये जो क्राइटेरिया ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एज पे हो सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस पे हो सकता है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ
उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, देन बैकग्राउंड के बेस पे हो सकता है। सो ये जो किसी भी प्रोग्राम के लिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है, ये क्या है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, कौन क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक ट्रेनर को पता होना चाहिए, सो दैट कि प्रोग्राम की लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके या रिकमेंड कर सके। Now, PC third is obtain detail of learner from authorized sources. अब ये जो ट्रेनर्स या ट्रेनीज़ या लर्नर्स की डिटेल्स हैं, ये एक ट्रेनर को कहाँ से मिलेगी? सो ऑथराइज सोर्सेज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, ट्रेनिंग पार्टनर है, या फिर जो भी ट्रेनिंग से डील कर रहा है, तो वही इसका सोर्स जो है प्रोवाइड करेगा, लर्नर्स की डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल RPL मोड में रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग बेस पे अगर ट्रेनिंग हो रही है, तो ये जो लर्नर की डिटेल्स है उस कंपनी से एक ट्रेनर को या ऑथराइज पर्सन जो होगा उसको मिलेगी, है ना। या फ्रेश ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जब मोबिलाइजेशन प्रोसेस होती है ना, या फिर हम कहीं जो वॉक इन्स होता है, जो लर्नर्स खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, वो हो सकते हैं ना। सो वहाँ से या कुछ इंटरेस्टेड लर्नर्स हैं कि वो ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस डाटा कलेक्ट करती हैं, और ये डाटा जो हैं वो लर्नर्स जो है ऑथराइज सोर्सेज से ले सकता है ना, ताकि उसको वो बैकग्राउंड को चेक कर सके, लर्नर्स के उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेक कर सके, और फाइनलाइज कर सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट जो हैं पर्टिकुलर जॉब रोल की ट्रेनिंग के लिए सूटेबल हैं। PC4 use available information and documentation to identify group and individual learner needs and relevant learner characteristics. So ऐसा देखा गया है कि जो ग्रुप और इंडिविजुअल की नीड्स होती है उसमें कम सम टाइम गैप होता है एक नॉलेजेबल और स्किल पर्सन के अलावा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो पर्सन की नॉलेज या स्किल अभी है उसकी नॉलेज और स्किल्स जो हैं उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। बट वहाँ पे एक थोड़ा सा गैप रहता है ना। और उन गैप को जो है फाइंड आउट करना एक ट्रेनर्स का ही काम है। और ये इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलती है? जो भी उसने ऑथराइज सोर्स से जो लर्नर की इन्फॉर्मेशंस ली हुई हैं वहाँ से उसको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि उस गैप कितना का गैप है, इंडिविजुअल और ग्रुप की जो नीड है उसकी जो गैप है नीड में, है ना। और जो करंट लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल है उसका, और उसको कहाँ तक पहुँचाना है नॉलेज और स्किल के लेवल में, इसमें एक गैप होता है। और उस गैप को पूरा करने के लिए ये कैसे पता चल सकता है कि अगर वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है लर्नर्स की फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी अदर सोर्स से, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, और यूज़ करे, सो दैट कि वो अपने लर्नर करेक्टरिस्टिक्स या लर्नर्स की जो नीड है उसके बेस पे क्या है वो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डिज़ाइन कर सके। नाउ ये बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना, कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल है पर्टिकुलर पर्सन्स की, आफ्टर ट्रेनिंग उसको कहाँ तक, किस लेवल तक, किस स्टैंडर्ड तक लेकर जाना है, तो वो वहाँ पे एक गैप होता है ना। तो उससे एक ट्रेनर्स को ये पता चल जाता है कि कौन से डिलीवरी मेथड से उसको इस गैप को कंप्लीट करना है, सो दैट कि उसकी जो नीड है ट्रेनिंग की वो फुलफ़िल हो सके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। सम टाइम क्या होता है ये भी देखा गया है कि जो लर्नर्स हैं उनमें लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और ये 3 तरह के बेसिकली होते हैं। फर्स्ट इज़ विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल जो देख के ही समझ पाते हैं वो लोग, ऑडिटरी जो सुनकर किसी बात को समझ पाते हैं, और काइनेस्थेटिक जो लर्निंग बाय डूइंग पर ही बिलीव करते हैं, उनको समझ ही लर्निंग बाय डूइंग से आते हैं। तो एक ट्रेनर को इन इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ पे ध्यान में रखते हुए ही इस लर्नर की जो करेक्टरिस्टिक्स और लर्नर की जो नीड्स हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो ट्रेनिंग्स का शेड्यूल कर सकता है, ट्रेनिंग को प्रॉपर कर सकता है। तो उसको इन इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है लर्नर्स की, उसका यूज़ करना आना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वन कैन फाउंड इन द क्लास। सो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फिजिकल डिफरेंसेस हैं, कोई हैंडीकैप हो सकता है, कोई बहरा हो सकता है, कोई डीफ हो सकता है, डंप हो सकता है, या कोई ब्लाइंड हो सकता है, या इंटेलिजेंसी किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये भी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं सभी की। एटीट्यूड, अचीवमेंट है ना, मोटर एबिलिटी, कुछ जो है स्किलफुली हर चीज़ को हैंडल कर लेते होंगे लर्निंग बाय डूइंग, और कुछ नहीं कर पाते होंगे। या मेंस और वीमेंस या मेल या फीमेल्स में डिफरेंस रहता है, रेशियल डिफरेंस, और समटाइम नेशनैलिटी का भी डिफरेंस रहता है। जैसे इंडिया में नेपालीज़ और इंडियन है तो उनकी समझने में, बात करने के स्टाइल में और ग्रास्पिंग पावर में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। तो इन चीज़ों का भी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी एक ट्रेनर को ध्यान रखना पड़ता है। इन चीज़ों से भी वो फाइंड आउट कर सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशंस उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या लर्नर्स की मिली है, उसी के बेस पे वो प्लान कर सकता है अपनी ट्रेनिंग डिलीवरी मॉड्यूल्स को। सो ए ट्रेनर मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर फ्रॉम डॉक्यूमेंट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, सो दैट कि वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सके। नाउ हम बात कर रहे हैं PC5, identify training environment requirement like venue, tools, equipment, material, space, layout, sitting plan, arrangement, HBAC, stationery, etc. सो इसके लिए क्या है, एक जो ट्रेनर है जब स्टार्ट करनी है ये चीज़ें, अभी तक हमने कर लिया कि किस तरह से उसने अरेंज करनी है ये सारी चीज़ें। नाउ अब लर्निंग इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग इन्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले वेन्यू की बात आती है कि जहाँ पे वेन्यू, जिस वेन्यू पे ट्रेनिंग होनी है, क्या वो सही वेन्यू है ट्रेनिंग के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग के लिए। सेकंड इज़ टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग लाइक प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एट्सेट्रा। जो टूल्स और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसको ट्रेनिंग के लिए, लाइक प्रोजेक्टर्स है, पेन है, पेंसिल है, पेपर है, या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के से रिलेटेड इक्विपमेंट। जैसे रिटेल इंडस्ट्री में हम बात करते हैं तो POS सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, गंडोलास की रिक्वायरमेंट रहती है, शेल्फ्स की, प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ट्रॉलीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्या वो अवेलेबल है जो आज वो मॉड्यूल करवाने जा रहे हैं या जो ट्रेनिंग देने जा रहा है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। देन बात करते हैं स्पेस, दैट इज़ वेदर द स्पेस इज़ सफिशिएंट टू अकोमोडेट द ट्रेनिंग्स। जो स्पेस हमें मिला है ट्रेनिंग के लिए, क्या उसमें जितने लोगों का बैच बना हुआ है, जितनी ऑडियंस है हमारी ट्रेनिंग के लिए, वो प्रॉपर है, अकोमोडेट कर पाएगी प्रॉपर वे से या नहीं, एज़ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल, है ना। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सक्षम हो एक ट्रेनर। देन हवेक मीन्स HBAC का मीन होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का क्या जरिया है वहाँ पे, प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर कंडीशन प्रॉपर से हो रही है, हीटिंग अगर रिक्वायर्ड है तो हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ों का को ध्यान में रखे, आइडेंटिफाई करे एक ट्रेनर। देन स्टेशनरी, आपको पता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में पेपर, पेन, पेंसिल, चार्ट वगैरह आते हैं, वो चीज़ों का। देन लेआउट एंड सीटिंग अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट, किस तरह का लेआउट होगा, ट्रेडिशनल होगा या डिस्कशन मोड से होगा या रोल प्ले के लिए किस तरह का मोड जो है हमें रिक्वायर्ड है ये चीज़ें के लिए, है ना। सो इसको डिटेल में हम एक अनदर वीडियो में करेंगे, किस तरह का लेआउट और सीटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, जनरल कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह की ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में, ये चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक ट्रेनर्स को ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में इन चीज़ों का क्या अप्रोप्रिएट है इनमें से और किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Now PC9, PC6 is identify constraint impacting training delivery and relevant risk। जब एक ट्रेनर ट्रेनिंग करने जा रहा है तो किस तरह के उसको रिस्क और ऐसे कौन से कंस्ट्रेंट हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग डिलीवरी में। फर्स्ट इज़, पहले तो वो ट्रेनर जो है एबल होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरह के रिस्क या कंस्ट्रेंट आ सकते हैं उसके ट्रेनिंग में। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ में लाइक नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा तो नहीं हो रही है, HABC अभी हमने किया, हीटिंग, देन एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, है ना, इन चीज़ों के बारे में किया हमने। सो ये टूल्स और इक्विपमेंट जो प्रोजेक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है चलते चलते बंद हो जा रहे हैं या ख़राब पड़े हुए हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखना। या इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेबोरेटरी से रिलेटेड, सो वो जो हैं
उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, वो चेक करनी है। बोलने का मतलब है कि एक जो ट्रेनर है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग ये चीज़ों का चेक करे ताकि उन कंस्ट्रेंट को दूर किया जा सके। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं कंस्ट्रेंट बन सकते हैं सम टाइम, है ना। लाइक ब्लाइंड पर्सन, आपको कोई विजुअलाइज करनी है चीज़, तो एक ब्लाइंड पर्सन बैठा हुआ है तो उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी कंस्ट्रेंट बन जाता है क्योंकि हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, एक पर्सन को भी ध्यान में रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। देन मोटिवेशनल लेवल ऑफ ट्रेनिंग, सम टाइम मोटिवेशन लेवल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, या ऑडियंस हमारी जो है अप टू मार्क नहीं होती जितनी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए भी ट्रेनर्स को ध्यान में रखना पड़ती है ये चीज़ की आइडेंटिफाई करने में एबल हो। ये भी कंस्ट्रेंट बन जाती हैं कई बार चीज़ें जिसकी वजह से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है इफेक्ट भी होता है सम टाइम। देन द टाइम अवेलेबिलिटी, सम टाइम मॉड्यूल्स बहुत लेंथी हैं मगर टाइम की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इस चीज़ को भी ये चीज़ें भी कभी ये ट्रेनिंग में जब इम्पैक्ट करती है, ट्रेनिंग डिलीवरी में इम्पैक्ट करती हैं कंस्ट्रेंट की तरह। इसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं रेलेवेंट रिस्क बन सकते हैं ट्रेनर्स के लिए। और ट्रेनिंग डिलीवरी के टाइम पे सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक्सपर्ट हो, तो सम टाइम क्या है सब्जेक्ट मैटर जो हैं वो कई बार क्या होता है सब्जेक्ट मैटर, वैसे तो एज ए ट्रेनर आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए टॉपिक पर सम टाइम क्या है ऑन द स्पॉट आपको सब्जेक्ट मैटर ऐसा छिड़ जाता है या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिसके बारे में एक ट्रेनर को नहीं प्रॉपर नॉलेज है, तो ये भी कई बार कंस्ट्रेंट बन जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। सो एज ए ट्रेनर ये इन चीज़ों के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है और इन कंस्ट्रेंट और रिस्क को कैसे रिड्यूस करें। हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क हो जाते, कोई इलेक्ट्रिकल वायर है जो कि पूरी नेकेड है तो जिसमें करंट लगने रहे, तो इन चीज़ों के लिए अवेयर एक ट्रेनर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि किस तरह से कंस्ट्रेंट्स को कम किया जा सकता है जो कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग डिलीवरी को इम्पैक्ट करेंगे, और ये जो रिस्क हैं इनको कैसे दूर किया जा सके ताकि हमारी जब ट्रेनिंग डिलीवरी शुरू हो जाए तो उसको इम्पैक्ट ना करे। सो इस तरह से आज हमने टोटल 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज किए अंडर एलिमेंट 1। 3 एलिमेंट टोटल हैं इस क्वालिफिकेशन पैक के अंदर, मगर एलिमेंट 1 आज हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने स्टडी किया कि एलिमेंट 1 जो है इंटरप्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट के अंदर कि किस तरह से एक ट्रेनर जो है लर्निंग एनवायरनमेंट और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स जो उसकी हैं एक ट्रेनिंग के लिए उसको कैसे अच्छी तरीके से समझ सकता है, किस तरह से उसको मैनेज कर सकता है, कैसे अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। जिसमें हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 में हमने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स हैं ना उसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स जो हैं एक ट्रेनर को क्रॉस करना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिसमें मेनली ट्रेनर गाइड्स ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड मतलब क्वालिफिकेशन पैक के अंदर जो नोसिस दिए हैं उसके बारे में, करिकुलम के बारे में, ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में हमने किया कि किस तरह से कैंडिडेट को किस क्राइटेरिया के बेस पे हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे कम फुलफ़िल हो सकें, और किस तरह से हमें लर्नर्स की डिटेल्स ऑथराइज सोर्स से मिल सकती है। देन उसके बाद PC4 में हमने किया कि इन जो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है ऑथराइज सोर्स से, इनसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह के लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स और लर्नर्स जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, हमारे लर्निंग इन्वायरमेंट में होंगे, है ना। और इसके साथ में हमने ट्रेनिंग इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह का वेन्यू, टूल, इक्विपमेंट, मटेरियल, स्पेस, है ना, लेआउट, सीटिंग अरेंजमेंट, HVAC, स्टेशनरी एट्सेट्रा, किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए लर्निंग इन्वायरमेंट हमारा, और कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट हैं। लास्ट नोट्स में हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में किया कि कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जो कि हमारी और रिस्क हैं जो कि हमारी ट्रेनिंग डिलीवरी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एलिमेंट 1 अंडर क्वालिफिकेशन पैक प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर क्वालिफिकेशन पैक ऑफ ट्रेनर, जिसमें हमने आज एलिमेंट 1 के बारे में डिटेल में 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर कंप्लीट किया है। इंटरप्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स एलिमेंट 1। थैंक यू फ्रॉम AKM क्लासेस।